हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ की एग्जाम 2025 का ये एग्जाम हुआ है और मैं पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे साथ एनालाइज करूंगा। सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी है, अगर कोई ये एग्ज़ाम देकर आया है या कोई तुम्हें पढ़ा रहा है और तुमको ये बात बोल रहा है कि एग्ज़ाम बहुत सिंपल थी, उससे खतरनाक झूठा आदमी कोई है नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर ईपीएफओ की एग्ज़ाम, आने वाली एग्ज़ाम यानी कि यूपीएससी या फिर ऐसी कोई भी एग्ज़ाम का जरा भी इंडिकेशन है तो याद रखना मौसम बहुत ख़राब होने वाला है। अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, बिकॉज बादल गड़गड़ाएंगे, बिजलियां तुम्हारे ऊपर गिरने वाली है। ये एग्ज़ाम वॉज अ वेरी टफ एग्ज़ाम। ये बोलना सिर्फ उनके लिए आसान है जो कि आर्म चेयर फिलोसोफर्स है, जो कि घर बैठकर अपने आप से फुर्सत से इंटरनेट से आंसर निकाल रहे होंगे। एनीबडी हु इज वर्थ सॉल्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, ये उसके लिए एक काफी चैलेंजिंग एग्जाम थी। इस एग्जाम में अलग अलग टाइप के चैलेंजेस थे। इस वीडियो को पूरा वॉच करो, मैं तुम्हें बताता हूं कि ऐसा पेपर आ गया तो करना क्या होता है। सो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना। लेट्स डिस्कस ईच ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आते हुए, जो कि पेपर में 109th क्वेश्चन है, तुम इस क्वेश्चन को देखो और आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन इज, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नंबर 2, द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स फॉर डिटर्मिनिंग द वर्क स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स रजिस्ट्री आर एक्सक्लूसिवली वेस्टेड इन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि तुम लोगों को टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि तुम लोग पढ़ते भी जाओ और साथ में फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देते जाओ। A person who has been a judge of the Supreme Court of India can practice after the retirement only in the Supreme Court of India, not in any other court within India. A designated senior advocate of the Supreme Court is not entitled to appear in the Supreme Court of India without an advocate on record. Select the correct answer. 1 and 2, 1, 2 and 3, 3 and 4 only, 2 and 4 only. पहले तो फटाफट ABCD आंसर दो ताकि पता चले कि तुम एक्चुअली वेयर डू यू स्टैंड इन दिस एग्जाम। सबसे पहले ABCD क्विकली आंसर दे देना। एनी विच वेज, ओके, मैं इस क्वेश्चन को मीडियम या टफ के बीच में बोलूंगा, बिकॉज इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकला नहीं जा सकता। लेट अस फर्स्ट रीड सेकंड नंबर चॉइस। यहां लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स फॉर डिटरमिनिंग द वर्क स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स रजिस्ट्री आर एक्सक्लूसिवली वेस्टेड इन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मास्टर ऑफ द रोस्टर के पोजीशन में देते हैं। ऐसा लिखा नहीं जाता, लेकिन उसका मतलब यही होता है। मास्टर ऑफ द रोस्टर मतलब क्या काम आएगा, कौन से केसेस किसके पास जाएंगे, व्हाट विल बी द चेंज ऑफ प्रेशर, हम लोग मेंशनिंग कैसे करेंगे, रूल्स क्या होगा, प्रोसीजर कैसा होगा, हाउ। उस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आसपास भी कोई पावर नहीं है, ही इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। ये बिल्कुल सही है। थर्ड चॉइस देख लेते हैं। A person who has been a judge of the Supreme Court of India can practice after retirement only in the Supreme Court of India. ये बेकार की बात है, बिकॉज आर्टिकल 127 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बार करता है, बार मतलब मना करता है कि वंस यू आर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट आप किसी भी कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते। गेम ओवर। एज अ लॉयर तुम्हारा, एज एन एडवोकेट तुम्हारा काम खत्म। Number 4, a designated senior advocate of the Supreme Court of India is not entitled to appear in Supreme Court without an advocate on record. बराबर है। और ये सिर्फ डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट की बात नहीं, ये किसी भी एडवोकेट की बात है। whoever is appearing in the Supreme Court, उसको एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो एक पोजीशन होता है, जो एक एग्जाम बेस्ड पोजीशन मिलती है, तो वो ही सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के सर्टिफिकेशन के बिना आप कोई प्लीडिंग नहीं कर सकते, कोई एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। सो वो करेक्ट बात है। सो हमारे पास सेकेंड चॉइस एकदम ठीक लग रही है, फोर्थ चॉइस एकदम ठीक लग रही है, थर्ड चॉइस एकदम गलत लग रही है। अब बचा फर्स्ट चॉइस। सबसे पहले तो मैं इसी बेसिस पे एलिमिनेट कर जाता हूं, राइट, कि मेरा जो थर्ड चॉइस है वो गलत है, तो मेरा बी और सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। अब बचा ए और डी। अब मेरा 4 करेक्ट था, तो फिर मेरा ऐसे भी मैं बच जाता हूं। बट आइदर वेज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर ये आइसोलेटेड क्वेश्चन आता ना बेटा, उड़ा देते हो तुम लोग, बिकॉज मास्टर ऑफ द रोस्टर कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हाईएस्ट तो नहीं लगेंगे। सो कंफ्यूजन होने में, बिकॉज देखो एक बार फर्स्ट और सेकंड चॉइस जरा ध्यान से देखो बेटा, मेरे साथ बैठोगे तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देना मजबूरी हो जाएगी। ओके, मैं तुमको एक्चुअली इस खतरनाक राज को खोल दूंगा कि इस एग्जाम को क्रैक कैसे करते। जस्ट लुक एट द फर्स्ट एंड सेकंड चॉइस। तुमको कोई पढ़ाता नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड चॉइस पढ़ोगे तो तुमको रियलाइज होगा कि भाई ऐसे नहीं आंसर दे पाएंगे, करीब करीब सेम ही लग रहा है।
ऑन द डे ऑफ द एग्जाम सोच के देखो, अगर मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनके पास है, और उसके बाद मैं फर्स्ट चॉइस ये बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, क्या तुमको सेम नहीं लगने लग जाएगा ऑन द डे ऑफ द एग्जाम? इस जगह पे काम आता है द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, इसलिए एलिमिनेशन को हमेशा यूज करो। एनी विच वेज फोर्थ चॉइस ठीक होते ही तुम बच गए, वरना ये बड़े बड़े 30 मार्क खां अपने आप को कुछ नहीं कर सकते। ये हिंदी में अपने आप पढ़ लेना और समझ लेना। दोज ऑफ यू वांट टू जॉइन अस, एक बहुत ही मैसिव तुम्हारे लिए ऑफर है, 9,999 में ये अवेलेबल है। यूज माय कोड SIDLIVE SIDLIVE। अगर प्रोफेशनली पढ़ने का इरादा है तो ये पढ़ लेना, वरना टाइम वेस्ट करने का इरादा है तो मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट कम ओवर हियर। मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं उनके लिए उनको पढ़ाता हूं जो सच में सीरियसली अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। 9,999 में अवेलेबल है। मेरा कोड यूज करना SIDLIVE। इतना सस्ता है, 6 दिसंबर से दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है। डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। पहला चॉइस आराम से फटाफट पढ़ लो एंड क्विकली आंसर, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट्स हैव एक्सक्लूसिव ओरिजिनल jurisdiction in disputes amongst two or more states. Only the Supreme Court of India, High Courts and District Courts have the power to issue writs. Chief Minister of the state have absolutely no role in the entire appointment process of High Court judge. 60 सेकंड मिलते हैं ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, मैं उसी स्पीड पे पढ़ रहा हूं। Local customs and conventions which do not contradict the statute or the constitution are recognized and taken into account by courts while administering justice in certain spheres. How many of the statement is or are correct? बड़ों के होश उड़ जाते हैं द मोमेंट यू सी दीज टाइप्स ऑफ चॉइसेस, 1 करेक्ट, 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली, बिकॉज इसमें एलिमिनेशन का सहारा नहीं रहता। यू डोंट हैव एनी क्रच, यू डोंट हैव एनी सपोर्ट स्ट्रक्चर, सो आप इसमें एलिमिनेट नहीं कर पाते। एंड दिस इज द मोस्ट ऑन द फेस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मुमकिन है। चलो एक एक कर लेते। सो सबसे पहले एक एक को पकड़ लेते हैं और ट्राई एंड आंसर दिस। पहली बात है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट्स हैव एक्सक्लूसिव ओरिजिनल jurisdiction. नो। मेरे स्टूडेंट्स खड़े हो जाओ और पढ़ो आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। खोलो, फटाफट खोलना आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पॉज करो और 131 पढ़ लेना। 131 में तुम्हें दिखाई देगा कि सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट आ जाए, स्टेट और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट आ जाए, सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट आ जाए, तो वो एक्सक्लूसिव ओरिजिनल jurisdiction सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है। अब पॉज तुमने अनपॉज करो और फिर से आ जाओ। फिर सेकेंड चॉइस है, तो पहली चॉइस भाई गलत हो गई। दूसरी चॉइस है, ओनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर द पावर टू इशू रिट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को कब से रिट्स की पावर आ गई? सिर्फ 2 ही रिट कोर्ट्स है, एक है द सुप्रीम कोर्ट, एक है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को रिट्स पावर है आर्टिकल 32। फिर से पॉज करो, सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ लो, फिर पॉज करना थोड़ी देर बाद और फिर आर्टिकल 226 पढ़ लेना, उसमें तुम्हें हाई कोर्ट्स के रिट पावर्स मिल जाएगी। फिर है नंबर 3, तो ये दूसरी भी चॉइस गलत हो गई यार, क्या बात करो। फिर है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हैज एब्सोल्युटली नो रोल। चीफ मिनिस्टर कौन होता है? हम चीफ मिनिस्टर को बिल्कुल नहीं पूछा, गवर्नर से ओपिनियन लिया जाता है, बट दैट्स द एंटायर कोर्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल करेक्ट है यार, ऑन द फेस ये गलत है। चीफ मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं है इस पूरे प्रोसेस में। तो थर्ड चॉइस एकदम सही है, तो एक तो करेक्ट आया। अब नंबर 4 है, लोकल कस्टम्स एंड कन्वेंशंस व्हिच डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट अ स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन आर रिकॉग्नाइज्ड एंड टेकन इनटू अकाउंट बाय कोर्ट्स। ये बात ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आर्टिकल 13 पढ़ना। क्या पढ़ना? आर्टिकल 13। पॉज करो, फिर से आर्टिकल 13 पे जाओ। तो मेरा वीडियो ये 15-20 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन इसको पढ़ते पढ़ते तुम चैंपियन बन जाओगे। आर्टिकल 13 में लिखा होगा, उसमें ध्यान से नीचे लिखना, उसमें लिखा है कि लॉ का मतलब क्या है। उसमें लिखा है ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज, नोटिफिकेशंस, और फिर लिखा है कस्टम्स और यूजेजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, फिर तुम्हें पता चलेगा पढ़ते कैसे। तो टाइम पास, मोटिवेशन, शेरो शायरी, गाने गाने से कोई नहीं एग्जाम पास करता। इस एग्जाम के लिए मेरे साथ रहो। सो पॉलिटी में तुम्हें आर्टिकल 13 पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें पता चलेगा लॉ के मतलब क्या है। इसमें वर्ड आया कस्टम्स और यूजेजेस। अब सोच के देखो, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं। सोचो कि किसी कम्युनिटी में, ये ऐसा ज्यादातर होता है लेकिन फिर भी, अगर किसी कम्युनिटी में ये कंपलसरी कर दिया जाए कि शादी का मतलब तब तक नहीं होगा जब तक कि 7 फेरे ना लिए जाए, राइट? वैसे तो लेते हैं, लेकिन अगर वो बिल्कुल ही कंपलसरी हो गया, तो डोंट यू थिंक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या फॉर दैट मैटर कोई भी कोर्ट उसको एक कंसिडरेशन लेगा? सो इसे वर्ड क्या लिखा हुआ है? इन सर्टन स्फीयर्स। अब सारे कस्टम्स को नहीं मान लिया जाता,
उन कस्टम्स को मान लिया जाता है जिनके पास फोर्स ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, मतलब कई 100 सालों से चले जा रहा है, मतलब उसको प्रैक्टिकली लॉ जैसी ताकत मिल गई है, इसलिए सर्टन स्फीयर्स है। तो बिल्कुल सही है भाई, एब्सोल्युटली। ये कीवर्ड्स पढ़ना पड़ता है और इसलिए मैं तुमको फिर बार बार बोलता हूं थोड़ी अपनी अंग्रेजी सुधार लो। मोस्ट ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड और वेक आउट। अगर तुम इंग्लिश में अपियर कर रहे हो, हिंदी में अपियर कर रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हिंदी में क्या लिखा था? हिंदी में लिखा था क्षेत्रों में न्यायकरण करते समय ऐसे स्थानीय रीति रिवाज और परंपराओं का जो किसी संविधि अथवा संविधान का खंडन नहीं करते को अभिज्ञान कर उन्हें ध्यान में रखते हैं। करेक्ट। तो एनी विच वेज रीति रिवाज और परंपराओं, तो अगर उनके पास फोर्स ऑफ लॉ, तो सर्टन लिखा हुआ है वहां पे तुम बच जाओगे। कुछ विषय देखो, न्यायालय कुछ विषय, सो आई थिंक दैट इज द क्लिंगिंग पॉइंट और दैट्स द पॉइंट वेयर यू हैव टू फोकस ऑन। दो करेक्ट है, दो रॉन्ग है। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जल्दी से, 60 सेकेंड है तुम्हारे पास। द फर्स्ट यूज ऑफ ईवीएम्स इन अ लोकसभा इलेक्शन वाज इन द ईयर 2004 व्हेन ईवीएम्स वर डिप्लॉयड नेशनवाइड। Votes are recorded in control units and VVPATs at exactly at the same time. Two PSUs, Bharat Electronics Limited, Electronic Corporation of India Limited, have been engaged by Election Commission of India to design and manufacture EVMs. Which are the statements is or correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 3 and only. बड़े आराम से एलिमिनेट किया जा सकता है, मुझे नहीं लगता है। सेकंड चॉइस गलत है। ओके, पहले तुम बटन दबाते हो, ठीक है? जब तुमने बटन दबाया तो वो चला गया कंट्रोल यूनिट में, उसने रिकॉर्ड कर दिया कि तुम्हारा वोट सिद्धार्थ को गया। फिर उस कंट्रोल यूनिट के बाद वो जाता है टू द वीवीपैट। वीवीपैट एक प्रिंटर की तरह होता है। उस प्रिंटर में 7 सेकंड के लिए तुम्हें वो दिखाई देता है कि तुमने किसका नाम चूज किया, उसका नंबर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और 7 सेकंड बाद वो पर्ची, एक पेपर होता है, वो कट के गिर जाती है। तो एक साथ तो हो ही नहीं सकता, वो पहले कंट्रोल यूनिट में जाएगा फिर वो वीवीपैट में जाएगा। तो सेकंड चॉइस तो एलिमिनेट हो गया। तो जब सेकंड चॉइस एलिमिनेट हो गया तो मेरा ए और बी तो गया। ये एकदम सही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब बचा, तो ये हमारा ठीक है। अब से मेरे को इस पे टेंशन है। अब जिसने भी ये सेंटेंस बनाया है उसको इंग्लिश का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका मतलब सुनो, अगर तुम इसको ध्यान से देखो, द फर्स्ट यूज ऑफ ईवीएम्स इन अ लोकसभा इलेक्शन वाज इन द ईयर 2004। यहां पर अगर मैं रुक जाऊं तो इसका आंसर 1999 आता, लेकिन फिर इन्होंने कॉमा डाला और लिखा व्हेन ईवीएम्स वर डिप्लॉयड नेशनवाइड। अरे शेक्सपियर माजे कितने सुंदर है, ऐसे नहीं लिखते। अगर इसका मतलब ये पूछना चाह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम्स तब जब पूरे देश में यूज किया गया, वो 2004 था, तो उसको फ्रेम करने का तरीका था द फर्स्ट यूज ऑफ ईवीएम्स व्हेन ईवीएम्स वर डिप्लॉयड नेशनवाइड इन अ लोकसभा चुनाव वाज इन 2004। ऐसे लिखना होता है। ओके, ये कंप्लीटली ग्रामेटिकली रॉन्ग है, बिकॉज इससे कंफ्यूजन का साइन आता है। इसमें यह नहीं समझ में आता कि फर्स्ट साइन और फर्स्ट यूज ऑफ ईवीएम से लोकसभा चुनाव नेशन वाइड तो बात का लिखा हुआ है ना, एक्चुअली 1999 में यूज हुआ था। लेकिन मैं समझ गया हूं, ओके, आई हैव टू गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि वहां पर बैठे हुए जो जिन्होंने क्वेश्चन बनाया उनका मीनिंग क्या था। एनी विच वेज दिस इज नॉट हाउ यू राइट, बट ठीक है, यही चॉइस है। इस हिसाब से मैं मान के एंड आई एम गिविंग द बेनिफिट ऑफ द डाउट 1 and 3 आर करेक्ट। सेकंड चॉइस एलिमिनेटेड है, मेरे हिसाब से आंसर है। तो ये क्या है, ऐसे लिखते भी बड़े अजीब तरीके से। अच्छा, अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इज और आर करेक्ट। मेरे मुंह से ही आंसर निकल गया था, फिर तुम्हें आंसर मिल गया। इट इज अ मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। दिस एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन वन नेशन वन एप्लीकेशन। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट. Its core aim is to end-to-end digitalization of all functions of the state legislature. इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता, क्वेश्चन ही छुपा हुआ है, क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, सो दैट्स नॉट द पॉइंट। एनीवेज, ये प्योर मेमोराइजेशन का क्वेश्चन होता है, राइट। सिर्फ इसमें गलत क्या था, पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट ने नहीं बनाया वो, राइट। दैट इज मेड अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। मैंने तुम्हारे लिए सारे डिटेल लिख दिए हैं, ये मेरे सीधा सीधा नोट्स में से आएगा। वन नेशन वन एप्लीकेशन है, डिजिटलाइजेशन है, और 2027 का टारगेट है कि सारी की सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल्स को 2027 तक डिजिटलाइज कर दिया जाए। और एज द क्वेश्चन सेज, जो गलत था वो ये था कि वहां पे पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट लिखा हुआ है, ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का है। इसको स्क्रीन में हट जाता हूं,
इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास रख लो, तो तुम्हें ये याद हो जाए। कुछ चीजें मेमोराइज करने की होती हैं, उसमें बैठ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते। एनीवे, नेक्स्ट टॉपिक, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, इसको SMILE, स्माइल स्कीम किसके लिए? अगेन ये न्यूज़पेपर में से इतने बार आ रहा है, अगर तुम्हें आता है तो आता है, और नहीं आता तो तुम जो करना है कर लो। सो हैट्स ऑफ टू EPFO एग्जाम, उन्होंने तुमको सारे तरह के कंफ्यूजन्स डाल दिए। देखो ये जो बोल रहा है ना ये इजी है बेटा, उसने फिर सब कुछ पढ़ा हुआ है, और सब कुछ पढ़ने वाले कितने होते हैं? बहुत कम होते। सो एनीवेज ये कहीं से भी इजी नहीं है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि ये ट्रांसजेंडर पर्संस एज वेल एज बेगर्स के लिए, ये भी मैंने अपने नोट्स में दिया हुआ है। तो ये स्माइल एक सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम है, इसमें दो स्कीम्स आती है, एक है कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस और कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन फॉर पर्संस एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। तो जब मैं नोट्स तुम्हें शेयर करता हूं, जो मैं PDF शेयर करने लग गया हूं अब तुम्हारे साथ, अब तुमको लिखना भी नहीं पड़ता, उनको रट लिया करो। कुछ चीजें मेमोराइजेशन की होती है और वो एक्चुअली बोनस क्वेश्चंस होता है ऐसे एग्जाम में खासकर। तो मैं हट जाता हूं, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना और यूज इट फॉर योर एग्जाम। अगला क्वेश्चन, एक और बार, पॉलिटी गवर्नेंस IR और PSR पढ़ना है, सिड लाइव कोड यूज कर लो, कम अलोंग प्रोफेशनली पढ़ लो, अदरवाइज अननेसेसरली, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया मौसम बिगड़ चुका है, एग्जाम टफ हो चुकी है, अपने टाइम पास से नहीं होगा, सिर्फ ऐसा एक लक्ष्मीकांत लेकर घूमते रहोगे। हाँ बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उसको भी सिंप्लीफाई और स्ट्रक्चर देना मेरा काम है। सो डोंट वेट फॉर एनीथिंग एल्स। एक और, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। ज्ञानरी, मेरे स्टूडेंट्स भाग रहे होंगे, सबको आता है। इट वर्क्स इन अकॉर्डेंस विद UN Paris प्रिंसिपल, fully compliant and partially compliant members are accredited as A and B. National Human Rights Commission has been accredited or classified under A in the year 2025. Which of the statement is or are correct? 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3, 1 only. पहले समझो accreditation क्या है, right? Accreditation पहले समझो ज्ञानरी क्या है, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस। सो पेरिस प्रिंसिपल्स, यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन में ये डिसाइड हुआ था कि ये जो नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस है, इनकी कुछ स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, जैसे प्लूरालिज्म होना चाहिए, थोड़े इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, इनको मैंडेट मिलना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एनी विच वेज अगर ये ऐसा नहीं होगा तो फिर ये अपना काम जो एज अ ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग का काम है, वो ये लोग ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए कुछ स्टैंडर्डाइजेशन किया है, जैसे हमारे यहाँ नहीं होते क्वालिटी कंट्रोल QC प्रिंसिपल्स, ये करोगे तो 5 स्टार, ये करोगे तो 4 स्टार, ये करोगे तो 3 स्टार, नहीं तो 2 स्टार, नहीं तो ढाबा, एनी विच वेज। तो वो जो सिंपल्स है वैसे क्वालिटी कंट्रोल प्रिंसिपल्स रखे हुए, उनको एक्रेडिटेशन बोलते हैं। तो ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन ज्ञानरी, वो इसको सर्टिफिकेशन देते हैं हर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन को। अब इंडिया के नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन को 2025 इनफैक्ट काफी टाइम से एक्रेडिटेशन ही नहीं मिल रहा। एक्रेडिटेशन नहीं मिल रहा मतलब ज्ञानरी ये बोल रहा है कि ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। सो दैट वे, अदरवाइज अगर बहुत अच्छा सा कर रहा होता तो हमें A मिलता, पार्शियली अच्छा कर रहा है, पार्शियली मिस हो रहा है तो B करते, और एक्रेडिटेशन नहीं मिल रहा है मतलब हम लोग को उनके अनुसार हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। तो थर्ड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ओके, क्योंकि हमको वो मिल नहीं रहा है। सो 1 and 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम सही है पेरिस प्रिंसिपल्स में, लेकिन थर्ड वाला हो नहीं रहा। हम बड़े दुखी है, क्यों दुखी हो गए? हमको एक्रेडिटेशन नहीं दे रहे, हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानरी नहीं मान रहा। तो ज्ञानरी से इसकी तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, तो दे आर विड्रॉइंग। सो वो गलत है। ये इतने बार न्यूज़पेपर में आ चुका है और मैंने अपनी क्लास में इतने डिटेल में पढ़ा है, मेरी क्लास में आके बैठ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। एक साइड पे लिस्ट 1 में लिखा है प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिस्ट 2 में लिखा है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजन रिलेटेड टू पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पार्ट 6, पार्ट 9B, पार्ट 12 और पार्ट 5। बहुत सारे लोग मुझ पर इल्जाम लगाते थे, सिद्धार्थ सर डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ाते रहते हैं, इतना ज्यादा थोड़ा पढ़ना होता। मेरे ऊपर पूरा सास बहु साजिश किया गया, ओके। हजारों एजुकेटर्स का ने मेरे इतना स्पैम करवाया स्टूडेंट्स को, ये ज्यादा पढ़ाता है, ये ज्यादा पढ़ाता है। लो बेटा, ज्यादा पढ़ाते, सीधा सीधा मुंह पे पूछने लग गए, दे आर स्टार्टिंग आस्किंग पार्ट्स पूछने लग गए, आर्टिकल्स पूछने लग गए, एक एक वर्ड पूछने लग गए। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू EPFO एंड UPSC, तुम ऐसे क्वेश्चंस पूछा करो, वेरी गुड।
तो इसको एलिमिनेट कैसे करोगे? तो कुछ नहीं है यार, किसी एक को पकड़ लो, राइट। तो मैं तो सिर्फ एक को पकड़ लेता हूं, तो यार इसमें तो प्रोविजंस बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर लेते हैं। सो बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्ट 12 में आता है फाइनेंस। तुम्हें याद है आर्टिकल 300A प्रॉपर्टी वाला था, तो वो तो 3 हो गया। तो मेरे को ये तो बात समझ में आ गया कि ए और सी को मैं एलिमिनेट कर देता हूं। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट 9B से आया था, बाद में आया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो वो बी में से आ गया। चलो जी, ये भी खत्म हो गया। लो, ये भी नहीं हो रहा है, तो अब मेरे पास सिर्फ बचा बी वाला प्रॉब्लम। सो लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर, और ये आ गया हमारा पार्ट 6 में, बिकॉज पार्ट 5 में पार्लियामेंट है। तो थोड़े बहुत ना पार्ट्स याद कर लो, जैसे प्रियम्बल हो गया, फिर उसके बाद पार्ट 1 दैट इज यूनियन एंड टेरिटरी, आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4, फिर 5 to 11 सिटीजनशिप, ये हो गया पार्ट 2, फिर 12 to 35 पार्ट 3, फिर पार्ट 4 डीपीएसपी 36 to 51, फिर पार्ट 4A आ गया, ऐसे करके 51A, फिर पार्ट 5 आ जाएगा, फिर पार्ट 6 आते स्टेट्स शुरू हो जाते हैं। पार्ट 6 ना स्टेट सारे के सारे पार्ट 6 में आते हैं, उसमें पहली लाइन लिखी होती है पार्ट 6 द स्टेट्स। ऐसे करके क्लैरिफिकेशन से अपना काम करना स्टार्ट कर दो, बड़ा मजा आता है, एक बात समझ में भी आता है। बट ज्यादातर लोग पढ़ते पता नहीं क्यों नहीं है। जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं उसको कर लो, क्या प्रॉब्लम है यार? तुमने एग्जाम का वादा किया है, तोड़ के दिखा दो उस एग्जाम को, क्रैक इट। एनी विच वेज, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। वो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ओहो सर, ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्वेश्चन है, तो इसको क्विकली आंसर दे देना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। बताओ, ये एकमात्र क्वेश्चन जिसको मैं इजी बोलूंगा अगर तुम्हें आता होगा तो ये तो क्वेश्चन सबको आ ही गया। आंसर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैंने उल्टा कर दिया इसको, तो सीधा 279A पढ़ लो, ऊपर लिखा हुआ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, जो मैडम निर्मला सीतारमन, अभी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस टैक्सेशन सारी स्टेट गवर्नमेंट से, एनी पर्सन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, अगर 356 लगा हुआ यानी कि स्टेट इमरजेंसी, यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल लगा। मैं हट जाता हूं, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो एंड मेक श्योर दैट यू नो दिस। वेरी गुड। सो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। जीएसटी काउंसिल तुम सुबह शाम पढ़ते रहते हो, तुम्हें इकोनॉमी में भी आता है, तो यू शुड ऑलवेज बी नोइंग दिस। चलो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं। Which of the following statement with reference to RTI Act is or are correct? ये भी बड़ा सिंपल है। The Chief Information Commissioner and the other information commissioners are appointed by the President of India on the recommendation of a committee headed by the Chief Justice of India. काश के होता, ऐसा नहीं। या ओह सॉरी, मैंने आंसर तो नहीं बता दिया तुमको। नहीं। While the Chief Information Commissioner is not eligible for reappointment after completion of the term of 5 years, other information commissioners are eligible for reappointment. आहा, क्या सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है। ये सीधा सीधा आरटीआई एक्ट में सबसे पहले याद रखना कि जो अपॉइंटमेंट है दैट इज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो कमिटी में 3 मेंबर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, 1 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इसमें रोल नहीं है, तो पहली चॉइस तो ऐसे ही खत्म हो गई। ओके, ये तो ऑब्वियस सा था ना, इतना तो सिंपल से आता है। बट द सेकेंड चॉइस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, ये क्वेश्चन ना अननेसेसरली कंफ्यूजन कर सकता है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। वैसे थोड़ी देर के लिए तो ये भी हटा देते, ये टर्म ऑफ 5 years है ही नहीं, अब 3 years है। सो एनीवे, से व्हाइल द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। एक्चुअली ये है, मेरी बात समझो प्लीज, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एक बार पढ़ो इसको, इसकी ये इंग्लिश बड़ी कंफ्यूजिंग वाली है। इसमें जिन्होंने एग्जाम पेपर बनाया वो उन्होंने इंग्लिश बड़ी कंफ्यूजिंग डाली है। वाइल द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इज नॉट एलिजिबल, 2 मिनट के लिए 5 years वाला हटा दो, ओके, 2 सेकेंड के लिए। वाइल द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट आफ्टर कंप्लीशन, छोड़ो, अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अरे बाबा, रीअपॉइंटमेंट एज व्हाट? इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो बन सकते हैं ना, लेकिन इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बन सकते। सो ये क्लैरिफाई होना चाहिए, इसमें लिखना चाहिए था आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू द सेम पोस्ट, बट ये क्लैरिफाई नहीं कर रहे। मुझे बड़ा एतराज है। देखो, अज्ञानता परम आनंद होता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर तुम इसमें जो मर्जी लिख लो, गैम्बलिंग है, बट वंस यू नो इट देन तुम्हें चुभता है यार, ढंग से लिख दो यार।
CIC CIC नहीं बन सकता, लेकिन IC CIC बन सकता है। मैं फिर से बोलूं, CIC CIC नहीं बन सकता, लेकिन IC तो CIC बन सकता है ना। तो लिखो ना कि फॉर द सेम पोस्ट। एनीवेज, इस क्वेश्चन में जो पॉइंट टू फोकस था वो ये था कि ये 5 years भी लिखा हुआ है। सो एनीवेज ये गलत ही था। तो सी यू हैव टू गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ऑन द डे ऑफ द एग्जाम 60 सेकेंड्स में इतना शार्प वही आंसर देगा जिसने इस तरह के क्वेश्चंस कई बार किए होंगे, और फिर उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। Let's look at the next question. The parliament can make laws on matters enumerated in the union list and on the concurrent list. अच्छा. The parliament can make laws on any matter not enumerated in concurrent list or the state list. Okay. Which of the statement is or correct? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। So पहला वाला स्टेटमेंट, parliament can make laws on matters enumerated in the union list or concurrent list. फर्स्ट लिस्ट और थर्ड लिस्ट पार्लियामेंट के पास होती है, वैसे सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट स्टेट के पास होती है। ये आर्टिकल 246 में है। एक बार बंद करो, पॉज करो और 246 पढ़ लो। फिर लिखा है पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी मैटर विच इज नॉट रिटन इन कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। ओके, तो ये भी सिंपल सी बात है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन नॉट मैटर इन कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, तो वो या तो यूनियन लिस्ट में है या फिर वो कहीं भी नहीं है, तो वो रेसिडुअरी मैटर्स है। तो या तो आप इसको 246 समझ लो या फिर 248, ये दोनों ही करेक्ट आंसर। बहुत ही फनी सा सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हो तो या तो तुम बाय दैट टाइम थक चुके हो कि यार पता नहीं यार दिमाग ही चलना बंद हो गया, या फिर तुमको बिल्कुल ही पॉलिटी नहीं आता, तुमको अभी कुछ और सोचना चाहिए। एनीवेज, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Only the Supreme Court of India is vested with the power to punish for contempt of itself. Both the Supreme Court of India and High Courts have advisory jurisdiction. हाँ, लड़ो बेटा लड़ो। ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, फिर लड़ाई करते हैं इस पे। फटाफट आंसर दो। इस क्वेश्चन पे लड़ाई होगी 100%, बिकॉज यहां जो पहले चॉइस लिखा है ओनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, ये तो गलत है। बिकॉज हाई कोर्ट के पास भी वही पावर्स है जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है आर्टिकल 129 में, पॉज करो 129 पढ़ लो, और हाई कोर्ट के पास पावर्स है 215 में। एक बार पढ़ो, उसमें तुम्हें एग्जैक्ट पहली लाइन में लिखा हुआ दिखाई देगा, हाई कोर्ट इज द पावर ऑफ कंटेम्प्ट और हैज द पावर ऑफ कंटेम्प्ट। ओके, एनीवेज, दूसरा है बोथ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट्स हैव एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। लड़ाई होगी इस पर। आपको इसमें अननेसेसरी स्प्लिटिंग द हेयर करेगा तो इसके पीछे लड़ाई है, बट सीधा जब हम एडवाइजरी जुरिसडिक्शन वर्ड यूज करते हैं तो हमें सिर्फ आर्टिकल 143 दिखाई देता है। फिर से पॉज करो, फिर 143। तुम्हारे पॉज करते करते तभी तुम इस एक वीडियो का कोई फायदा उठा पाओगे। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन पर से एज इट इज वर्ड हाई कोर्ट में के लिए नहीं यूज किया गया, तो आई वुड से ये रॉन्ग है, राइट। हैविंग सेड सो, अगर तुम बिल्कुल ही डीप डाइव मारोगे तो तुमको लगेगा कि कुछ ना कुछ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लिखा हुआ था, थोड़ा बहुत सिविल लॉज में लिखा हुआ है, बट उसको एडवाइजरी जुरिसडिक्शन नहीं मान सकते। वो दैट इज नॉट टू बी अंडरस्टूड इन द सेम ब्रेथ एज सुप्रीम कोर्ट पावर। सो मेरे हिसाब से सिंपल सी चॉइस थी। ओके, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी पावर है कंटेम्प्ट की, और हाई कोर्ट्स को एडवाइजरी जुरिसडिक्शन की पावर नहीं है। तो ये आंसर हो गया डी। वेरी गुड। सो प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम, ओके, ये फिर से एक और बार अनाउंसमेंट, यूज द कोड सेट लाइव। प्रोफेशनल पढ़ना चाहते हो 9,999 में अवेलेबल है। ऑल्सो वॉच आउट फॉर दिस 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को कुछ महान होने वाला है। सो वॉच आउट फॉर 10th of December, कुछ स्पेशल होने वाला है आप सब लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट कि इस वीडियो से तुम्हें अगर समझदारी आ गई होगी तो वेदर अलर्ट है। अगर एग्जाम्स जो फ्यूचर में है वो ऐसी ही होने वाली है तो समझ जाओ एग्जाम आसान नहीं आने वाली, राइट। सो इट इज नॉट एन इजी एग्जाम बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। मेरे लिए एग्जाम इजी होगी, नंबर 1 बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल। मैं सिर्फ पॉलिटी, गवर्नेंस, IR और अपने PSIR अपने 3-4 सब्जेक्ट्स में इन्फोर्स, तो दूसरा मैंने ये कई साल पढ़ा है। लेकिन फॉर एनी एवरेज एस्पिरेंट, एनी गुड एस्पिरेंट जिसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स है पढ़ने को, जिसको बहुत कुछ करना है, और तुम अभी छोटे हो, तुम्हें इतना सब कॉन्क्रीटाइज हो भी नहीं सकता, मेरे ख्याल से तुम्हें ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। एनीवेज, आई एम वेरी वेरी डिलाइटेड टू शेयर दिस वीडियो फॉर यू। प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, अपने लिए यूज करो, दोस्तों दुश्मनों सबको दिखाओ, उनको पता हो कि कैसे पढ़ना होता है, राइट। शेयरिंग इज केयरिंग।
In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.